कभी 100 परसेंटाइल आएगा, हम उनको ताज होटल में पार्टी देंगे। मोटिवेशन क्लियर था कि ताज होटल में पार्टी चाहिए, ताज होटल में जाना है। क्या केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ इलॉजिकल सब्जेक्ट है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चुतिया काट रहे हैं। इनऑर्गेनिक तो मानता हूँ, जो रिएक्शन है उनको रटना पड़ता है। 100 में 100 आ गया मेरा। आईटी टफ है, तो मुझे भी था अगर आईटी चलो टफ है, चलो यही करके देखते हैं क्या होता है। आईटी इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा आईटीएंस हैं, सत्या नडेला नहीं भी। और आईटी इसलिए मत करो कि वहाँ पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे हर स्कूल कॉलेज में। आईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइक। Hello everyone, in this video we have Shivansh Bhaiya with us who is from IT BHU and he got 100% in chemistry and हम भैया से बात करने वाले exactly तुम्हें जो केमिस्ट्री है किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि भैया इज द राइट पर्सन टू गाइड यू इन दैट फॉर द मेंस प्रिपरेशन की एक्जैक्टली केमिस्ट्री को अप्रोच कैसे करते हैं एंड सब्जेक्ट को कमांड कैसे करना होता है बहुत अच्छे तरीके से कि उसमें आपके 100% मार्क्स आ सके। सो वी विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में होंगे। अगर तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट में भी इंप्रूव करना है, दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर तुम अभी 11th में हो एंड 12th में हो तो भी तुम्हारी वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट, व्हेन वी सी 100 परसेंटाइल, उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका जब पर्टिकुलर आपने सब्जेक्ट में देखा यू गॉट दी 100 परसेंटाइल इन दिस सब्जेक्ट? एक्चुअली उसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ क्या कि हमारे जो केमिस्ट्री सर थे उन्होंने बोल दिया कि जिसका भी 100 परसेंटाइल आएगा हम उनको ताज होटल में पार्टी देंगे। ओके। तो अब तो एक्चुअली अब मेरा क्या था ना, मेरा रेसिडेंशियल कोचिंग था, मतलब हम लोग का रहना खाना पूरा कोचिंग का पूरा सब फ्री था। तो ऐसे मतलब कभी इतने ऐसा लगा कि यार ताज होटल में पार्टी देंगे, मतलब ऐसा तो बस केवल सीरियस में देखा था या फिर मूवीज में देखा था कि हाँ इतने बड़े बड़े होटल में, सोचा यार इतने बड़े होटल में जाने का मौका मिलेगा। तो मतलब ऐसा था कि अब छोड़ के तो कुछ नहीं जाएंगे, 100 तो लाना है, बिल्कुल ट्राई तो करना है, आए ना आए कोई बात नहीं। ट्राई तो करना है एटलीस्ट। तो इसीलिए फिर जितने भी मतलब गंदे गंदे स्ट्रक्चर्स भी थे वो भी चलो रट लेते हैं, कोई बात नहीं, एक एग्जाम है बस, एक बार एक JEE मेंस 1 हो जाएगा उसके बाद भूल जाएंगे सब। तो आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा क्लियर था। हाँ, मोटिवेशन क्लियर था कि ताज होटल में पार्टी चाहिए, ताज होटल में जाना है, ताज होटल में जाना है। और फिर मुझे सर ले भी गए थे, जब मेरा रिजल्ट आ गया था उसके बाद लेके गए थे मुझे वो। तो एक्चुअली क्या था कि वो हम लोगों का क्या है ना कि JEE मेंस का ऐसा नहीं था कि मैं जाके कंप्यूटर मैंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया। हम लोग टोटल वहाँ पे 100 लोग थे, तो हम लोगों को खुद से चेक नहीं करने दिया गया, जो वहाँ पे जो स्टाफ था उसी ने सारा रिजल्ट चेक किया था। उसके बाद स्क्रीन पे प्रोजेक्टर पे सबका रिजल्ट लगाया गया था। तो अब सबका दुख चल रहा था यार किसका क्या होगा किसका क्या होगा, तो एक एक करके अनाउंस कर रहे थे वो। तो जब मैं एक्चुअली पता है मुझसे पहले और लोगों ने नोटिस कर लिया था कि मेरा केमिस्ट्री में 100 आ गया है, तो और सब बातें करने लगा, भाई शिवांश का 100 आ गया, शिवांश का 100 आ गया। मैंने कहा क्या हो गया, तो मैंने जब देखा स्क्रीन पे दिखा रहे हो भाई 100, तो ऐसा तो बहुत मतलब अलग ही फीलिंग थी एकदम, बोलते हैं ना ऑरा बन जाना वाला, वैसा हो गया था कोचिंग में। तो पूरे 100 बच्चे थे, 100 में सबसे 100 में 100 आ गया मेरा। और किसी को कोई उतना मतलब ये तो था कि मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 100 आ भी जाएगा। सबको लगता था कि हाँ सर तो बोल दिए बट 100 कौन ही ला पाएगा। तो फीलिंग तो बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद सब लोग हो गई होगी इस टाइम पे कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट में आपको 100 परसेंटाइल दिख रहा था। बात करते हैं सबसे पहले जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टॉपिक में आपने यू हैव ऑलरेडी गॉट 100 परसेंटाइल दैट। तो जब स्टार्टिंग हम केमिस्ट्री को जैसे प्रोसीड करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपका इनिशियल क्या था कि एक्जैक्टली आपको केमिस्ट्री पसंद थी या फिर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि देखिए बहुत सारे डिफरेंट लोगों का ओपिनियन रहता है ओके केमिस्ट्री इज़ द डोर फॉर IITs एंड कॉलेजेस में आपको परसेंटाइल लाना है, अगर आप चाहते हो कि अच्छे कॉलेज में जाओ तो केमिस्ट्री इज़ द की, ये भी बोलते हैं। एंड सेकेंड आता है कि दैट इज़ की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें इलॉजिकल सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट के लिए बोली जाती है, जिसकी वजह से वो काइंड ऑफ वो सब्जेक्ट से हमें डर लगने लगता है और उससे नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस नफरत की वजह से ना मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, तो मार्क्स की तो बात ही भूल जाए। तो इसीलिए ये आपने उस सब्जेक्ट को किस तरीके से देखा, व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू जब पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट देखते हो, किस एंगल से आपने देखा था ओके कि मेरे को सिर्फ रटना है, मेरे को सिर्फ नंबर लाने हैं, या फिर समझने के लिए आप पढ़ रहे थे, या फिर अंडरस्टैंडिंग आपने उस सब्जेक्ट में कैसे बिल्ड की, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कैसे किया, कुछ बुक्स आपने क्या मटेरियल रेफर किए थे, ये सारी चीज़ें। तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें बिल्कुल रटना नहीं पड़ता है, रटना तो खैर पड़ता है, बट अगर देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अगर तुमने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है या तुमको अच्छा टीचर अगर किस्मत से मिला है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि बहुत मतलब लॉजिकल है वो, उसमें अगर तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म पे कमांड अच्छी कर ली
तो तुम रिएक्शंस को मतलब पता कर सकते हो रिएक्शन में क्या होने का। तुमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कब कहाँ पे अटैक होगा। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ईजी है, पड़ जाती है उस, अगर तुमको मैकेनिज्म पता है। अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे, अगर तुम सोचो कि डायरेक्ट में रिएक्शन याद कर लो तो रट्टा लगेगा तुमको। अगर तुमने पढ़ने पड़े चले जाते हैं। हाँ, अगर तुम सोचो कि हम केवल बस डायरेक्ट रिएक्शन जाके याद कर ले तो याद हो जाए, तो वो तो फिर लगेगा ही बोरिंग। तो जब तुमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उस पर। ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि तुम सोचो अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि एक बार मैं पढ़ लूँ उसके बाद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तुमको इन डेप्थ में जाके एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कब कौन सा अटैक क्यों हो रहा है। अब बात करूँ फिजिकल की, तो फिजिकल में कुछ खास रटने वाला होता नहीं है। हाँ, इनऑर्गेनिक में होता है, और इनऑर्गेनिक में भी पीरियोडिक टेबल और ये सब चैप्टर्स में तो उतना नहीं होता है, बट तुम्हारा बी ब्लॉक केमिस्ट्री है उसमें होता है। तो वो तो अब जेईई मेंस के सिलेबस से पूरा ब्लॉक हटा ही दिया गया है, सिर्फ डीएनए ब्लॉक बचा हुआ है। हाँ, इनऑर्गेनिक वाली मतलब पूरा ब्लॉक हटा दिया है। और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो रटने वाले, मैं मानता हूँ कि अब तो मतलब काफी इजी कर दिया है उस बेसिस पे कि हाँ जो बोलते हैं ना कि रटना पड़ता है, तो काफी चीजें जो रटने वाली थी वो सब कुछ हटा ही दिया उसे मोस्टली। सरफेस केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, एस ब्लॉक पूरा हो गया, पी ब्लॉक ग्रुप 13-14 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब तो हटा दिया उसने। तो उसमें भी डीएनए ब्लॉक बचा है। तो डीएनए ब्लॉक में बहुत कम रटने वाला है, ज्यादातर जो वहाँ पे लॉजिकल है। जो और डीएनए ब्लॉक की सबसे अच्छी बात है उसमें जो रिएक्शंस जो बची हैं, तो वो रिएक्शन पूरी लॉजिकल है कि तुम्हारा जो भी कंपाउंड है वो तुम्हारे लाइक डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, तो वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीडाइज करेंगे। मतलब वो सारी रिएक्शंस तुम लॉजिक से बना सकते हो। तो अब मैं मानता हूँ कि मतलब बहुत कम चीजें हैं जो जेईई मेंस में रटने के लिए बची हैं। बाकी हाँ, जो रिएक्शंस थी वो तो रटने वाला पार्ट था ही। तो उसके लिए मेरा एक सिंपल सा एम था, भाई हमको कॉलेज पहुंचना है, अच्छी रैंक लानी है, ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता था, किसी को नहीं लगता है, तो अपना रैंक तो लाना है, अपना स्कोर तो अच्छा करना है, तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, वही वाला सिस्टम बस। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरी लॉजिकल है, उसमें तो रटने वाला कुछ खास होता नहीं है। अगर तुम्हारा यूनिट कन्वर्जेंस पे अच्छा कमांड है तो तुम इजीली कर ले जाओगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यूनिट कन्वर्जेंस में। जैसे अभी मैं जेईई मेंस का भी मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे लेक्चर बनाया है, तो उसमें मैं देख रहा था मतलब यूनिट के मामले में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को घुमाया गया है ताकि बच्चे गलत कर दें। मतलब एंड में जाके अगर तुमने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया कि किस चीज़ में उसने आंसर पूछा था और किस चीज़ की यूनिट पे तुमको क्वेश्चन में दिया था, तो तुम्हारा तुम मतलब सॉल्व करके भी गलत आंसर निकाल के आओगे, ऐसा सिस्टम था। फिजिकल में वही न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर निकालना रहेगा, एंड जब इंटीजर टाइप में उसको भरना कहता है तो वहाँ गलती करने का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। एंड आपने भैया आपने कोटा फैक्ट्री देखी है? हाँ देखी तो थी। मेरा मोटिवेशन आईटी की, हाँ मुझे आईटी जेईई करना है, उसका मोटिवेशन ही कोटा फैक्ट्री था। तो कोटा फैक्ट्री हो गया, और उस टाइम पे एक और मूवी आई थी ना ऋतिक रोशन की, सुपर 30 या हाँ, तो उन दोनों के देख के लगा यार, उसमें कोटा फैक्ट्री में डायलॉग है ना कि टफ है इसीलिए करना है, ऐसा समथिंग ऐसा कुछ डायलॉग है, टफ है ना, आईटी टफ है, तो मुझे भी था अगर आईटी चलो टफ है, चलो यही करके देखते हैं क्या होता है। तो उसमें जो वैभव वाला जो पार्ट है, दैट इज कि इनऑर्गेनिक से उसका दिमाग खराब हो चुका है कि ये केमिस्ट्री पूरी इलॉजिकल है। एंड उसके बाद जो जीतू भैया होते हैं कहते हैं दैट इज कि तुम 2 सब्जेक्ट से भी आईआईटी निकाल सकते हो, एंड जो तुम्हारा जेईई बहुत अच्छा कर सकते हो 2 सब्जेक्ट के हेल्प से भी। तो जो केमिस्ट्री को बिल्कुल एज अ इलॉजिकल सब्जेक्ट यहाँ पर पूरा रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक की तरह उसको दिखाया गया, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं, 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल हैं। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो, बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे। बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग्स मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे हैं कि बच्चे स्टार्टिंग में अगर उस चीज़ को देखते हैं एंड लगता है कि जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये हैबिटेशन क्या है, ये sp3 क्या है, बिल्कुल ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए बात करते हैं फिजिक्स में, बात करते हैं, ठीक है वो नॉर्मली कोई ग्रेविटेशन है या फिर कुछ है तो समझ आता है, ठीक है थोड़ा एग्जिस्टेंस है उस चीज़ की। जहाँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूँ उतना नहीं लगता, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा फील आता है फिजिक्स में। बट जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में तो पता ही नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है, क्या इधर से इधर रिएक्शन, रिएजेंट इधर आ रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारा, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक इमेजिनरी वर्ड या फिर इमेजिनेशन में वो पूरी
चैप्टर या फिर टॉपिक्स चले जाते हैं। तो काइंड ऑफ जब मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, मैं 11th का बच्चा हूँ, मैं 12th का बच्चा हूँ, मेरे को नई चीज़ें समझ आ रही है कि ये हो क्या रहा है, तो मैं इसको कैसे अपने आप को कैसे समझाऊं, ओके दैट इज़ द थिंग, इस तरीके से मुझे पढ़ना है। एंड जो मेरे मिथ दिमाग में बना हुआ है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही लॉजिकल है, उस चीज़ को कैसे हटाएं। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है दैट इज केमिस्ट्री इज़ द सब्जेक्ट दैट विल डेफिनेटली जो आपको हेल्प कर सकता है आखिरी के टाइम पे, एंड जेई में बहुत ज़्यादा वही आपको बहुत अच्छी रैंक एंड सिलेक्शन कराता है। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर यही दिमाग में उसके डर बना रहेगा, ये मिथ रहेगा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के लिए, तो उसको वो मिथ कैसे वो दूर कर सकता है स्टूडेंट? देखो पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री में अगर बात करूँ तो ठीक है, फिजिकल इनऑर्गेनिक तो मानता हूँ, जो रिएक्शन है उनको रटना पड़ता है, ठीक है। और बात करूँ कि हर चीज इलॉजिकल तो ऐसा तो नहीं। हाँ ये है कि केमिस्ट्री में थ्योरी ज्यादा है, जैसे लाइक मैथ की बात करोगे तो थ्योरी बहुत कम होती है, ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस है। फिजिक्स में भी तुमको थोड़ा बहुत एक दो मतलब थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ने मिलेगा, फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला तुमने अप्लाई किया, वो अप्लाई हो गया। और केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जो जैसे फिजिक्स है मान लो तुम, ठीक है, तो फिजिक्स में क्या है कि जो हम पढ़ते हैं अपने जेई सिलेबस में, उसमें क्या करते हैं हम आइडियल पुली मान लेते हैं, हम सब कुछ आइडियल मान लेते हैं, तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। वही अगर हम उस फिजिक्स के प्रॉब्लम को भी अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम में सॉल्व करने जाएं तो फिजिक्स भी बहुत टफ है, मतलब फिजिक्स भी झेल नहीं पाओगे, ऐसा है। हाँ ऑब्वियसली। अब ये केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री जेई के टाइम पे वो रियल लाइफ वाला ही रहता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, तुमको करना पड़ेगा इसी अकॉर्डिंग। अब क्या फिजिक्स में क्या करते हैं, हाँ आइडियल पुली मान ले रहे हो, आइडियल क्या बोलते हैं स्ट्रिंग मांग ले रहे हैं, सब कुछ आइडियल कंडीशन लेके अपना काम चला लेते हैं कि हाँ इतना आइडियल लेके कर ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है रियल और वंडरफुल गैस की बात आती है तो उसमें चिल्लाने लगता है ये क्या हो रहा है, तब ये क्या हो रहा है। फिजिक्स में नहीं बोलते हैं, केमिस्ट्री में आ जाएंगे बोलने। वही तो वो दिक्कत है, बाकी ऐसा तो नहीं है खैर। और बाकी अब ये है कि हमको रिजल्ट तो लाना है ना, तो क्या फर्क पड़ता है यार कि हाँ रटना है यार, रट लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो मेरा तो यही मानना है कि यार रिजल्ट हमको तो स्कोर पे ध्यान देना है। और सबसे बेनिफिट क्या है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ एक मैथ का तुम क्वेश्चन करने जाओगे, कितना भी जेई मींस ये जेई एडवांस तो खैर बात ये लोगों की, जेई मींस में कितना भी इजी क्वेश्चन देगा तुमको 5 मिनट कम से कम जाएगा, उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल। और केमिस्ट्री का अगर तुमने एक रिएक्शन याद कर लिया, सेम रिएक्शन अगर आ गई उस एग्जाम में तो कितना सेकंड जाएगा, मुश्किल से 5-10 सेकंड, बस मैक्स टू मैक्स भी जाएगा तो 30 सेकंड जाएगा, बस। तो मेन बात है स्कोर। जैसे मेरा क्या था कि मेरा मैथ में मैंने देखा कि मैथ का पेपर यार बहुत टफ आ रहा है, और मेरा ड्रॉप ईयर में मैंने मतलब कि 12th में तो कोई प्रिपरेशन करी नहीं थी, तो मैंने मैथ को एकदम साइड कर दिया था, मतलब एकदम साइड ही कर दिया था। स्टार्टिंग का क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़ा और रिलेशन फंक्शन पढ़ा, ग्राफ वाली चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी। उसके बाद लगा कि यार मैथ मतलब टाइम मिल बन नहीं पा रहा है, मैं 2 ही सब्जेक्ट को हैंडल कर सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री जेई मेंस 1 तक, कि मुझे जेई मेंस 1 में अच्छा स्कोर कर लेना है, उसके बाद मैथ का इतना कर लेंगे कि एडवांस का कट ऑफ निकल जाए ताकि IIT मिल जाए। तो मैंने जेई मेंस 1 तक, उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री किया था, क्योंकि स्कोर आ रहा है ना। अब सोचो मेरा मैथ में 84% आया था, और फिर भी मेरा ओवरऑल 98.94 मतलब अप्रोक्स 99 के टच कर गया था मैं। और एक और बात की मैंने केमिस्ट्री को मैंने इतना मतलब प्रैक्टिस किया था केमिस्ट्री कि मैंने केमिस्ट्री को आधा घंटे में सॉल्व कर लिया था। उसके बाद मैंने अप्रोक्स में 1-1.25 घंटा फिजिक्स किया, उसके बाद मैथ किया। तो 2022 का अगर तुम जेई मेंस का मैथ देखोगे तो काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ आया था उस टाइम पे। हाँ, जो 22 का जेई मेंस का मैथ बहुत लेंदी, बहुत अच्छे लेवल का आया था, तो इसीलिए मैं वहीं से स्टार्ट हुआ था मैथ टफ बनना। हाँ वही बहुत टफ आया था उस बार। तो जब मैंने मैथ करना शुरू किया तो 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से बने थे, जबकि मैंने वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सब कर रखा था, बट बहुत कम क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बना पाया था मैं, तभी 84% आया था मेरा। चीज़ आती है दैट इज़ कि मैं एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ये बहुत बार क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में जो मेंटरशिप में हैं दे यूज्ड टू आस्क मी दैट कि भैया केमिस्ट्री में क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आते हैं, 15-20 सवाल आराम से अटेम्प्ट हो जाते हैं, एंड जब पेपर करके आते हैं, जब पेपर करके आते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, तब रियलाइज़ होता है यार ये तो गलत करके आए हैं। दैट मीन्स जितना ईजी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, ओके इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए मेरे पास ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, मैं अपना खुद की प्रिपरेशन से बताता हूँ, दैट इज मैं कोई ऑर्गेनिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो देयर इज मल्टीपल वेज। जेई क्या करता है, दैट इज कोई क्वेश्चन हुआ तो अगर मैंने कुछ रिएजेंट का यूज़ करके, अच्छा मैंने कहा यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, या फिर यहाँ पर SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है, E1 E2 कुछ भी हो सकता है, मेरे उस रिएजेंट को देख के मैंने कुछ सोचा,
एंड जो चीज़ मैंने सोची है वो पर्टिकुलर ऑप्शन ऑलरेडी पेपर में होगा, एक ऑप्शन उसके साथ होता है। अगर मैंने SN1 सोचा तो SN1 के रिगार्डिंग भी एक ऑप्शन है, SN2 सोचा तो उसके रिगार्डिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन की रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा हो जाती है केमिस्ट्री में, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में सॉल्व कर रहा हूँ तो अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो गलत के लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करके आ जाता हूँ पेपर में तो बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है। जो नेगेटिव मार्किंग से बचे कैसे एंड पेपर को एक्जैक्टली अटेम्प्ट कैसे करना है, किस ऑर्डर में एक्जैक्टली हम ऑर्गेनिक पहले कर दें या फिर इनऑर्गेनिक करें, एंड जो मिस्टेक्स हैं, जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कैसे कंट्रोल करना है पेपर के अंदर, जो कि केमिस्ट्री के लिए है। क्या बताना चाहेंगे आप इसके लिए? देखो केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग होना तो मतलब ऐसा है कि अगर तुमने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे मान लो मेरा ही मैं एग्जांपल बताता हूँ अपना, कि जेईई एडवांस में पॉलीमर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसा था कि मैंने जेईई मेंस वाले चैप्टर्स जो मतलब ऐसा था कि जो क्या बोलते हैं रटने वाले थे, मतलब मैंने उतना अच्छे से सीरियसली उतना से रिवाइज नहीं किया था। मुझे लगा था मैं तो अच्छे से पढ़ ही रखा है तो मुझे याद ही रहेगा, मतलब भूला नहीं होऊंगा मैं। तो मैंने उतना अच्छे मतलब उस पर गौर नहीं किया कि हाँ यार कर लेते हैं अच्छे से, दोबारा फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था पॉलीमर से और वो नेगेटिव हो गया था मुझसे। तो वही कि केमिस्ट्री रिवीजन, केमिस्ट्री को मतलब रिवीजन चाहिए। अगर तुमने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो तुम नेगेटिव करके आओगे। अगर तुम अच्छे से रिवाइज किया है, अब तुमने कई बार रिवीजन कर रखा है, इसीलिए केमिस्ट्री में क्या करना है ना, केमिस्ट्री में तो ऐसा होता है कि हर चीज़ हमारे मेमोरी में रह नहीं सकती है। अगर मान लो हमने पहली बार कुछ पढ़ा है तो शायद मुश्किल से मतलब मुझे याद भी अपने टाइम पे, जैसे मान लो एक टाइम मुझे अच्छे से याद है मैंने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद जब 5-6 दिन बाद मैंने चैप्टर खोला तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो यार इसको टच ही नहीं किया, मैं पढ़ा ही नहीं उसको। तो जब तुम 2-3 बार पढ़ते हो तब मुझे लगता है कहीं जाता है 10 से 15% तुम्हारे मेमोरी में स्टोर होता है। तो तुम मल्टीपल टाइम जब रिवीजन करोगे, अप्रॉक्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स, जब बार बार गो थ्रू करोगे, तुमको डेली काम ये करना है कि मॉर्निंग में उठना है, 1-1.5 घंटे केमिस्ट्री की वो चीज़ें जो रटने वाली हैं। जैसे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसमें तुमने क्या किया कि एक ही बार में जो रटने वाली थी एक पेज में लिख लोगे। आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें एक पेज से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा जो रटने वाला होगा, ठीक है। तो मान लो तुम उसको क्या करना है, तुमको अलग लिख लेना। अब ऐसे थोड़ा कि तुम जब जेईई में से तुम फिर से पूरा बुक लेके बैठोगे कि हाँ रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके लिए तुमको अलग से नोट्स बना के रखने हैं। सिमिलरली इनऑर्गेनिक में क्या है कि हर जैसा ऐसा होता है कि सब कुछ ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ रटने वाले होता है। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉजिक से काम करती हैं कि हाँ यार यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो कुछ चीज़ें लॉजिक से काम करती हैं। तो उसमें भी क्या करना है, तुमको शॉर्ट नोट बना के रखना है, ताकि जब एग्जाम, जैसे लेट्स सपोज बोलता हूँ कि तुम्हारा एग्जाम मान लो 10 दिन बाद है, तो उसके पहले तो तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, मगर जब एग्जाम आने वाला है उसके बाद फिर से तुमको रिवीजन एक बार गो थ्रू करना शुरू करना है कि हाँ यार क्या क्या चीज़ें थी, ताकि तुम्हारे माइंड में फिर से एक बार रिकॉल हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब तुम सोचो कि मैं 1 महीना पहले पढ़ाऊँ, वो मैं एग्जाम में जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा गट फीलिंग के बेसिस पे, या मान लो तुमको लग रहा हो कि हाँ वो सही हो जाएगा, तो वो गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए बेस्ट है कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स तो मतलब ऐसा कि तुमने जब पहली बार पढ़ोगे, एनसीईआरटी में तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा है। इनऑर्गेनिक वाले केस में देखेंगे अगर मेंस में तुम्हारे पास रटने वाले चैप्टर बचे ही कितने हैं। पीरियोडिक टेबल मान लो है तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स हैं जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, और वो भी सारे लॉजिकल है। अगर तुम किसी अच्छी टीचर से पढ़ोगे तो तुमको प्रॉपर लॉजिक से समझाएगा। जैसे मैंने भी अपनी पीरियोडिक टेबल का लेक्चर डाल रखा है अपने चैनल पे, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक मतलब जितने भी ट्रेंड्स है उनके पीछे का अगर मान लो वेरिएशन, मान लो कहीं पे इंक्रीमेंट हो रहा था, कहीं पे डिक्रीमेंट हो गया, तो मैंने प्रॉपर रीजन दिए। स्टार्टिंग से ही इस वे में लेक्चर को डिजाइन किया ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि यार अभी तो कुछ हो रहा था अब कुछ और होने लगा, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, पता है ट्रेंड में दिक्कत आती है 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप में। क्यों? क्योंकि उसके बगल में कौन बैठा है, डीएनए ब्लॉक वाले, उनकी क्या होती है पुअर शील्डिंग, उसी की वजह से उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वो उतना भी नहीं है कि हाँ बहुत कुछ रटने वाला है। अब तो जेएमएस में कुछ बचा ही नहीं है, तो पीरियोडिक टेबल में मानता हूँ कि अब जो बचा है पीरियोडिक टेबल में वो कुछ खास रटने वाली चीज़ें बची नहीं है। अगर तुमने 1-2 पेज में तुम उसका शॉर्ट नोट बना सकते हो, तो अब तुम ऐसा भी नहीं करना है कि तुम पीरियोडिक टेबल तुम सोचो कि 1 महीना मैंने पढ़ लिया है पहले, अब मैं जाके एग्जाम में अटेम्प्ट करूंगा और वो सही हो जाएगा, तो वो गलत होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए तुमको एक शॉर्ट नोट बनाना है, ताकि तुम एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले एक बार फिर से उसको गो थ्रू करके जाओ कि हाँ ये चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी है, इसका ट्रेंड ये है, इसका ट्रेंड ये है। और एक और चीज़, केमिस्ट्री में ट्राई किया करो कि कुछ ना कुछ मतलब लॉजिक्स बनाओ। मान लो कुछ भी लॉजिक बना सकते हो। जैसे मान लो मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ एक, मैंने जो एलॉयस दिए हैं तो मैंने उसको ऐसे याद रखा था कि देखो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, ठीक है। तो ब्रास है, ब्रास तो सिंपल सी बात है, तीनों में क्या होगा, कॉपर जो है कॉमन होगा। और उसके बाद देखो ब्रास है, ब्रास में लास्ट में एस आ रहा है,
तो मतलब उस वाले में ऐसा नहीं होगा। मुझे इतना पता था कि ये तो एक में टिन है और एक में जिंक है। अब ये कंफ्यूजन होती है कि ब्रास में टिन था या फिर ब्रॉन्ज में टिन था। तो मैंने ऐसा रखा था कि ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है, मतलब उसमें जिंक नहीं होगा, उसमें टिन होगा। और ब्रास में एस आ रहा है तो मतलब उसमें एस टिन नहीं होगा, क्योंकि टिन का सिंबल एसएन होता है। उसमें जिंक होगा। और जर्मन सील हुआ है तो जर्मन का प्रोनाउंसिएशन करोगे तो पहला जा रहा है, जाफर मतलब जिंक होगा उसमें। और जर्मन का लास्ट लेटर क्या है, एन, एन मतलब निकल होगा। तो यहाँ उसमें क्या होगा, जिंक होगा, निकल होगा, कॉपर होगा। तो इस तरह से भी तुमको थोड़ा थोड़ा चीजें बनानी है ताकि तुम चीजों को याद रख पाओ। जो बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें होती हैं, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, अब तो खैर सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। जो ग्रुप जो ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक केमिस्ट्री थी, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में, तो वहाँ एप्लीकेशन में कुछ डाटा दिया हुआ था, जैसे सीमेंटीमेट में कितना परसेंटेजेस होते हैं और तुम्हारे बॉडी में कितना कितना मैग्नीशियम होता है, कितना कैल्शियम होता है, वो सब भी चीजें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो वो भी मैंने मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक बना के याद किया था कि हाँ ऐसे याद रखूंगा मैं, तो तभी वो याद रहता है। अगर तुम सोचो डायरेक्ट मैं एक बार केवल पढ़ लूँ तो हो जाए, नहीं, तुमको बार बार उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। इसलिए जितनी भी डाटा वाली चीजें हैं उनको अलग से तुमको उसका नोट्स बना लेना है। बाकी जब तुम एक बार रिवाइज करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, 3 बार रिवाइज करोगे तो तुमको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ है जो मेरे मेमोरी में अच्छे से बस गई है और कौन सी चीज़ है जो बार बार मैं भूल रहा हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाना है।